तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास। और हमने जैसे पहले की वीडियो में कहा था कि हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन क्लास, और उस ऑनलाइन क्लास को हम आज से शुरू करते हैं। अब भारत का इतिहास जब हम बात करें, बच्चों को बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है कि भारत का इतिहास कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि भारत के इतिहास में बच्चा उसकी इच्छा भी नहीं होती कि वो पढ़े आगे, क्योंकि इसलिए हम उसको उन चीजों को हम आसान करने के लिए भारत के इतिहास के बिल्कुल शॉर्ट तरह से समझने के लिए नई ट्रिक का यूज करके हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास होता क्या है। तो इतिहास की बात करी जाए कि देखो, आप सबसे पहले हम बात करें कि इतिहास का पिता, वैसे भारत के अंदर इतिहास की बात करी जाए तो अर्थशास्त्र सबसे पहला एक बुक हमें मिलती है, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित। उससे पहले हम देखें कि भारत में जो है ऋग्वेदा या इस टाइप की बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। लेकिन इतिहास विश्व के यूरोप के अंदर जो इतिहास लिखा गया है हेरोडोटस द्वारा, उन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका। बुक का नाम है हिस्टोरिका, बहुत ही फेमस बुक है। 5th सेंचुरी BCE, 5th सेंचुरी BCE के अंदर बुक लिखी गई थी, जिसमें भारत और फारस के बीच में व्यापार का उल्लेख मिलता है। तो यहां से हमें एक तरह से लगता है कि उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो ही हिस्टोरिका थी, और उसी से ही एक हिस्ट्री का जन्म होता है, हम ये देखते हैं। लेकिन भारत के अंदर ये चीजें शायद बहुत बार एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि हिस्टोरिका से पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है एक तरह से लिखी जा चुकी है। उसी को हम आसान करने के लिए इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश करी है। और हमें उस इतिहास को समझने के लिए हमें 3 भाग जो हमें बार बार हमें देखने को मिलते हैं कि भारत के इतिहास को हम 3 भागों में ऐसे बांट सकते हैं जिससे कि आसान हो एक इतिहास के स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि भारत का इतिहास ये किस समय का है। तो समय सबसे बड़ी चीज है इस इतिहास के अंदर, और उसी को हम देखते हैं कि हमारा इतिहास जो है उसके 3 भाग कौन कौन से हैं। उन 3 भाग के हिसाब से ही हमारा इतिहास चलता है। सबसे पहले हम बात करें, हमारा सबसे पहला इतिहास जिसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमारे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा काल हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये 3 काल अलग अलग है। जैसे हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, 2.5 मिलियन ईयर पुराना माना गया है, उस समय से माना गया है। आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम अगर लें हम तो 3000 BC से लगाकर 600 BC के बीच का समय माना गया है। और 600 के बाद का जो इतिहास है, 600 BCE के बाद को ऐतिहासिक काल में हम इसकी गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा हम देखते हैं हमारे इतिहास में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन 2 चीजों से बनते हैं। कोई भी टॉपिक होता है ऐतिहासिक का, तो इन 2 से ही हमारा एक तरह से क्वेश्चंस कभी सारे कंपटीशन एग्जाम में बन जाते हैं। हम बात करें प्रागैतिहासिक काल है क्या आखिर। देखो, ये प्रागैतिहासिक काल को अगर हम विभाजित करें तो इन विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को कहा गया है पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल होता क्या है? सिंपल सी बात है कि जहां पर पाषाण मतलब पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो पाषाण काल ही कहा गया। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 प्रकार के कालों में बांटा है। जो पाषाण अधिक मिलने के कारण से पाषाण काल कहा गया है,
और सबसे पहला हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल। इसमें क्या है? पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण, नवपाषाण काल। ये तीन प्रकार के काल हम देखते हैं बार बार। सबसे पहला हमारा पूर्व पाषाण काल। देखो पूर्व पाषाण काल के अंदर देखा जाए तो 2.5 मिलियन जो ईयर है ना, 1 मिलियन ईयर मीन्स क्या होता है? 10 लाख साल, 20 लाख साल, 25 लाख साल पहले की घटना है वो। उसको हम जिस समय में जो जो चीजें मिली है उसके लिए बात कर रहे हैं हम। तो पूर्व पाषाण काल क्यों अगर डिवाइड किया गया कि इसमें अनगढ़े पत्थर मिले हैं हमें, और सबसे पहली चीज इस समय में हमें मिलती है कि उस समय के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, उस समय में कौन कौन से हमें औजार मिले हैं, उन औजारों की गणना करके हमने ये डिवाइड किया है कि पूर्व पाषाण काल ये है, मध्य पाषाण काल ये है और नवपाषाण काल ये है। इस समय की सबसे बड़ी घटना है, हम देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ। तो हमें सभी जगह अनगढ़े पत्थर के औजार मिले हैं, कोई गढ़े नहीं है, उनका अनगढ़े औजार मिले हैं। और इन अनगढ़े औजारों का ही मानव प्रयोग करता था। और ये अधिकतर ये जो सारा क्षेत्र है वो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है जहां पर शुरुआत हुई मानव की, उसके बाद एशिया के अंदर आए। और एशिया के अंदर हम देखते हैं कि भारत में भी इसके बहुत सारे हमें एक तरह से स्थल मिलते हैं। किसमें? पूर्व पाषाण काल के। हम बात करें मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है? अधिकतर जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि पशुपालन है ना, या फिर कुछ और मानव ने पशुओं को अपने पास रखना या फिर उनको पालना शुरू कर दिया। इस तरह के जो कार्य हुए हैं वो मध्य पाषाण काल में हुए हैं। और पूर्व पाषाण काल में उसने आग जलाने का काम शुरू किया। तो आग का आविष्कार, ये ध्यान रखना, आप कभी कभी पूछ लेते हैं आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूर्व पाषाण काल में। पशुपालन का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। और तीसरा जो है हमारा नवपाषाण काल, जिसके अंदर मानव ने पहिए का आविष्कार किया और खेती करना। एक तो पहिया और दूसरा खेती, ये दो काम उसने नवपाषाण काल में किया। और यहीं से एक आधुनिक मानव की शुरुआत होती है, क्योंकि पहिए के आविष्कार से उसने दूर दराज के क्षेत्र को समझना शुरू कर दिया और उसी से उसने अपने जीवन के स्तर को सुधारना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से जो तीन काल हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल, जो कि बहुत ज्यादा पुराने एविडेंस जो मिले हैं हमें, सोर्सेस मिले हैं हमें, उन सोर्सेस के अनुसार हम इसको बांट सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ इतिहास जो है जिसको बांट रखा गया है इतिहासकारों ने, वो आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में है क्या? वैसे इस काल में हम देखते हैं कि मानव ने लिखने की कला को समझ लिया था, मानव ने अपने जीवन के स्तर को सुधारना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात भी सामने आती है कि मानव ने बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत स्क्रिप्ट मिलती है हमें, उन स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो सिंपल सी बात है कि इस काल में हम जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वो इसी काल की मानी जाती है। और इसी काल के अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट वो मिली हमें, बस मानव उसे पढ़ नहीं सका। अभी भी आपको पता है, कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पढ़ लेगा उसको मैं $1 बिलियन का उसको एक प्राइज मिलेगा। तो सोच लो आप, पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो पढ़ने में लग गए, क्योंकि उस समय की जो स्क्रिप्ट है, भाषा है, शैली है लिखने की, वो अभी तक समझ नहीं गई है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो ये हमारी, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बहुत जैसे हमारे इंग्लिश में
26 जो लेटर्स होते हैं, हिंदी में 52 होते हैं, संस्कृत में, इन सभी लेटर्स में हम देखें तो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 375 से लेकर 450 तक वर्ड, इतिहासकारी मानते हैं कि 375 से 450 वर्ड्स जो है, शब्द जो है, और इस जो है शैली के अंदर, इस जो कला के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर हो सकते हैं। इसलिए पढ़ा नहीं गया है क्योंकि ये अधिकतर चिन्हों पर आधारित है। ऐसे 419 चिन्ह हमें मिले हैं अभी तक, अलग अलग, कहीं स्टार बना हुआ है, कहीं सन बना हुआ है, उसको लेकर तो अभी तक उसको सही तरह से पढ़ा नहीं गया है। क्लियर? इसमें कुछ भाग जो है हमारा वो आर्य सिविलाइजेशन का भी आता है। जो आर्यन सिविलाइजेशन है, मतलब आर्य सभ्यता है, उसको भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में लेते हैं। और लास्ट हमारा बचा है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को हम भागों में बांटते हैं, अलग अलग भागों में। 3 भाग हमें मिलते हैं ऐतिहासिक काल के: प्राचीन इतिहास काल, मध्य इतिहास काल और आधुनिक इतिहास काल। अधिकतर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस या तो सिंधु घाटी सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल, या फिर पूछे जाते हैं इन ऐतिहासिक काल के अंदर मध्य एवं मॉडर्न, मध्य और आधुनिक इतिहास काल। बहुत क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो हम यही शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हम टॉपिक पे आते हैं हम, कि ये आपको समझाने का ये था कि इतिहास के बारे में कुछ पता चल जाए आपको, इतिहास है क्या है, किससे समझा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इतिहास को समझने के लिए हमें ज्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इजीली हम समझ सकते हैं कि इतिहास जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री, अगर आपको इंग्लिश में समझना हो तो प्रोटो और हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ये 3 टाइप के अगर इंग्लिश में हम बात करें तो हम अब बात करते हैं हमारे जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशंस या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम तो सुना होगा आपने, क्योंकि जब हम ये सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें याद आती है, क्योंकि भारत में ही सिविलाइजेशंस का जन्म नहीं हुआ है। भारत ही नहीं, भारत से पहले कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत से पहले मेसोपोटामिया में, इजिप्ट के अंदर, और ग्रीक जो सिविलाइजेशंस है, चाइनीज जो सिविलाइजेशंस हैं, ये सिविलाइजेशंस भी जन्म लेती है, और उसमें इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भी अपना एक महत्वपूर्ण जो स्थान रखती है। तो हमने देखा, तो इसके लिए हम बात करें कि सबसे पहले, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, अब वो सभ्यता होता क्या है। सबसे पहला शब्द मैं आपसे पूछूंगा, सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या है? अगर सभ्यता एक तरह से जीवन जीने की शैली, इन सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन जीने की शैली जो है बिल्कुल अलग थी दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों से मतलब अलग अलग शैली से अलग अलग जीवन व्यापन करते थे, और वो एक सभ्यता का रूप लेती है। चाहे वो भाषा हो, खान पान हो, रहन सहन हो, या फिर जो परंपराएं, ट्रेडिशन है, ये हो सकते हैं। इन सब से अलग हमारे जो है इंडस या फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी, और सिंधु नदी के पास में ही अलग अलग जगह मिली, हमें साइट्स मिली है खुदाई के अंदर, जिससे कारण हम बोलते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम शुरुआत करते हैं इस सभ्यता की शुरुआत, इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने वाला, ये क्वेश्चन काफी बना है, 1826 की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला व्यक्ति चार्ल्स मैसन, व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, चार्ल्स मैसन। ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी कि शायद
इन जो जो एरिया है, ये हड़प्पा वाला जो एरिया है, उसके नीचे कुछ न कुछ दबा हुआ है, कुछ टीले है, प्राचीन शहर है। और इसकी इंफॉर्मेशन देने के बाद ही हम बात करें, कुछ सर्वे किए गए, कुछ सर्वे नहीं, क्योंकि यूरोपियंस जो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर जो चीजें हैं वो बाहर आए, क्योंकि एक तरह से भारत का जो गौरव इतिहास रहा है वो भी नहीं चाहते थे कि पूरा विश्व उसको जाने। इसीलिए उसके बाद ही हम बात करें 1856 में कर्नल जो है अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम, आपने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वो व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले भारत के जो सभ्यता है, इतिहास है, उसके बारे में इंटरेस्ट लिया कि नहीं, यहां पर कुछ न कुछ अच्छी चीजें हैं। और उसने क्योंकि ये जो है व्यक्ति स्टार्टिंग में कोई इतिहास से रिलेटेड नहीं था, एक ठेकेदार था जिसको काम मिला था रेलवे की लाइन बिछाने का, जो कि लाहौर से अमृतसर के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहा था। इसने दो भाइयों को जो है रेलवे का कॉन्टेक्ट दिया, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। ये आप नाम याद रखना, काफी बार पूछा गया है। विलियम बर्टन और जॉन बर्टन दो ऐसे भाई थे जिनको अलेक्जेंडर कनिंघम ने रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया। और वो जो, क्योंकि जब ये रेलवे लाइन बिछ रही थी तो हड़प्पा के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी सारी ईंटें निकाल निकाल के रेलवे के नीचे जो स्लीपर है, आज तो हमारे कंक्रीट के स्लीपर बनते हैं, पहले स्लीपर बनते थे अधिकतर लकड़ी के, और उससे पहले जो है वो ईंटें जो निकाली उन्होंने, वो ईंटें निकाल निकाल के लगा दी बहुत सारी। और उन ईंटों को देखकर कहा भाई ये तो बहुत पुरानी ईंटें हैं। उन्होंने कहा भी, उनके ठेकेदार को, कनिंघम को कहा साहब ये ईंटें तो बहुत पुरानी है, कुछ न कुछ किया जाए, सर्वे किया जाए। कुछ ईंटें भी लेकर उन्होंने भिजवाई, ब्रिटेन भिजवाई और वहां पर सर्वे किया गया, बहुत पुरानी ईंटें हैं। और इस तरह से कहा कि शायद ये ईंटें इतनी पुरानी है तो सोचो कि शायद वो पूरे पूरे शहर भी पुराने होंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो रेलवे का ठेकेदार था, उसको काम सौंप दिया गया क्या, भारत के जो आर्कियोलॉजी है, भारत के अंदर जो ऐतिहासिक चीजें है उसको सर्वे करने के लिए। इसी क्रम में जो हम बात कर रहे हैं 1904 में, 1904 आप डेट याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1900 लॉर्ड कर्जन, 1904 में क्या किया, लॉर्ड कर्जन, नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड कर्जन। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने कलकत्ता में भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, कहां पर, कलकत्ता में, कब, 1904 में भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे को स्टेब्लिश किया। और उसका फर्स्ट डायरेक्टर किसको बनाया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इसी कारण हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में जो सर्वे होता है, भारत में का सर्वे होगा, उसका सबसे बड़ा हेड ऑफिसर बन गया अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारत के इतिहास जो सर्वे का पिता किसे कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। बहुत बड़ा क्वेश्चन बना है ये, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द फादर, तो हु इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये ध्यान रखना आप, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही फादर कहा गया है। इसी कारण आप देखो ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएसआई का फर्स्ट डायरेक्टर, एएसआई का फर्स्ट, तो हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर, कौन है भाई फर्स्ट डायरेक्टर एएसआई का, तो हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। कि कहां स्टेब्लिश किया गया, तो ये किया गया कलकत्ता में। कहां किया गया, कलकत्ता में किया गया। और किस गवर्नर जनरल ने स्टेब्लिश करने में सहायता निभाई भारत के, तो लॉर्ड कर्जन ने। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो जाते हैं और हमें बहुत सारी बुकों में मिलते नहीं मिलते हैं, हम वो इशू नहीं करें, क्लियर। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपना काम किया, इसने बहुत सारे एरिया हड़प्पा के अंदर लगे खुदाई करी, उसके बाद आसपास के एरिया में भी खुदाई करी, लेकिन उसको इतनी जो है ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन सफलता किस व्यक्ति को मिली, सफलता उस व्यक्ति को मिली जिसने
जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1920 में उसका डायरेक्टर बना। और वो व्यक्ति डायरेक्टर कौन था? सर जॉन मार्शल। बहुत फेमस नाम है, बहुत ज्यादा, एक तरह से हम बात करें कि बहुत ज्यादा जो है सफल व्यक्ति रहा है इंडिया के इतिहास में सर्वे करने के लिए। उसी व्यक्ति को हम देखते हैं, उसी व्यक्ति को हम बात करें कि वो व्यक्ति कौन है। अगर हम बात करें कि 1920 में जो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, ये महान व्यक्ति के बीच में कौन होता है जो कि डायरेक्टर बना, एएसआई का डायरेक्टर बना। एएसआई का डायरेक्टर बना, कब बना? 1920 में बना। लेकिन बनते ही इसने क्या किया? बनते ही इसने 1921 में 1921 में जो है दयाराम साहनी, एक व्यक्ति, फेमस व्यक्ति है दयाराम साहनी, जो कि आप देखोगे कि ढूंढार जो है जयपुर में जो आमेर राजघराना है वहां का आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर था ये। वहां पर जो इतिहास की बात करें कि जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे करने का जो काम था, तो उसका काम कहां था? तो ये जयपुर या फिर आमेर की बात करें तो यहीं से शुरू होता है। इसको अपॉइंट किया गया नेशनल लेवल पे, और अपॉइंट किसने किया? सर जॉन मार्शल ने। और ये सर जॉन मार्शल ही क्या है? इसने ही सबसे पहले 1921 में, कब? 1921 में हड़प्पा शहर की खुदाई के लिए काम सौंप दिया। और काम किसको सौंपा? दयाराम साहनी को। और दयाराम साहनी ने बहुत अच्छी तरह से काम किया, बहुत एक एक चीज को सर्वे किया, एक एक चीज को खोदा। और खोदने के बाद हम देखते हैं कि इसने कहा कि भाई ये जो शहर है बहुत ही पुराना है, इसीलिए इतिहास में जाना था कि जो हड़प्पा शहर है उसकी प्रथम खुदाई, है ना, खुदाई की बात करें हम, खुदाई की बात करें कि हड़प्पा शहर की खुदाई, या फिर कुछ इतिहासकार उसको एक नया वर्ड जो है वो खोज बोल देते हैं कि हड़प्पा की खुदाई की बात की जाए, लेकिन कुछ ने खुदाई से खोज कर दिया। हड़प्पा की खोज किसने करी? खोज का कोई सही वर्ड नहीं है, खुदाई सही वर्ड है, ध्यान रखें आप। खोज तो हम उसको सही नहीं मानते हैं, तो खुदाई एक सही वर्ड है। कि हड़प्पा शहर की खुदाई किसने करी प्रथम बार? तो वो हमारा एक जो है दयाराम साहनी है, जो कि कहां से रिलेटेड है? जो कि जयपुर, आमेर या ढूंढार जो क्षेत्र है उनके वहां पर आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर थे। वो फिर नेशनल लेवल पे आ गए और उन्होंने उस शहर को किया। तो ये तो बात करी जॉन मार्शल ने, लेकिन वापस जॉन मार्शल ने एक और बड़ा कदम उठाया। और क्या कदम उठाया उसने? तो पहला कदम तो हड़प्पा के लिए खुदाई करने शुरू कर दी, और दूसरा कदम उसने उठाया कि 1922 के अंदर ही, 1922 में क्या किया? मोहनजोदारो की भी खुदाई शुरू करवा दी। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम था राखल दास बनर्जी। बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है, हमें बार बार सुनने को मिलता है कि राखल दास बनर्जी, और कहां पर? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, कहीं मोहनजोदड़ो मिलता है, मोहनजोदारो मिलता है, ये अलग अलग नाम मिलता है। यहां पर उसने खुदाई करी। तो ये दो चीजें जो है फेमस चीजें किसके बारे में रही? ये फेमस चीजें रही जो है सर जॉन मार्शल। और वो पहला व्यक्ति ही है, सर जॉन मार्शल ऐसा पहला व्यक्ति ही है जिसने ये बताया कि सिंधु नदी के आसपास जो हमें साइट्स मिली है, जो क्षेत्र मिले हैं, इसीलिए पहली बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत फेमस है। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को नाम देने वाला व्यक्ति कौन है?
तो वो हमारा सर जॉन मार्शल है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई पूछा जाता है बार बार कि प्रथम बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता को नाम देने वाला प्रथम बार किसने नाम दिया? तो सर जॉन मार्शल ने। क्लियर? यहीं से हमारे एक नए युग की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने नाम तो दे दिए, खोज कर ली, क्योंकि यहीं से सभ्यता का आगे पड़ाव चलता रहेगा हमारा। अभी हमने कुछ खोज से संबंधित चीजें देखी है। अभी हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इनका क्षेत्र कैसा है, किस क्षेत्र में है, मोहनजोदड़ो किस क्षेत्र में है, पूरे हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, और उस क्षेत्र का किस नदी के किनारे वो बसा हुआ है, या फिर किस सभ्यता में कौन से एविडेंस हमें मिलते हैं। ये सारी चर्चाएं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं आपको इतिहास का कुछ टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हमने खोज संबंधित चीजों के बारे में पढ़ा है। आगे हम इसके क्षेत्र और वहां पर मिलने वाले एविडेंस जो हैं, जो जो चीजें मिली हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।